नमस्कार दोस्तों। आज हम कोशिकीय श्वसन क्रिया के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिकीय श्वसन क्रिया क्या है। कोशिकीय श्वसन क्रिया अपने भोजन करने के बाद जो भोजन पाचित होता है, पच जाता है, उस पाचित भोजन को क्या है रक्त में मिलाकर उसे कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। इन कोशिकाओं तक उसको रक्त के माध्यम से भोजन पहुंचता है ग्लूकोज की अवस्था में। अब इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करके इससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। यह क्रिया कोशिकाओं में संपन्न होती है, इसलिए इसे कोशिकीय श्वसन क्रिया कहते हैं। तो श्वसन क्रिया में ग्लूकोज अणुओं का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन क्रिया कहते हैं। और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में ही होती है। कोशिकीय श्वसन की दो अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था है अवायवीय श्वसन, दूसरा है वायवीय श्वसन। अवायवीय श्वसन क्रिया क्या है कि जब ग्लूकोज कोशिकाओं में प्रवेश करता है तो कोशिका द्रव्य में ही क्या है उसका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में उसका विखंडन किया जाता है और इस क्रिया को क्या कहते हैं? अपने ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है और ये कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इस क्रिया में ग्लूकोज अणु को दो अणुओं यानी कि 3 कार्बन वाले दो अणुओं में जोड़ा जाता है। इसे अपने पाइरुवेट कहते हैं। यह क्रिया क्या है? अवायवीय श्वसन क्रिया है जो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। यानी अवायवीय श्वसन जो है ये श्वसन का प्रथम चरण है। स्टार्टिंग में क्या है ग्लूकोज के अणु को उसका ऑर्बिटिंग करके 3 कार्बन वाले दो अणु पाइरुवेट में इसमें तोड़ा जाता है। इसके अंतर्गत ग्लूकोज के 6 कार्बन अणु का आंशिक विघटन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह क्रिया एक ग्लूकोज के अणु से दो पाइरुवेट 3 कार्बन वाला अणु का निर्माण किया जाता है। यह क्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है तथा इसका प्रत्येक चरण विशिष्ट एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। यानी ग्लाइकोलाइसिस जो क्रिया होती है उसको एंजाइमों द्वारा क्या है नियंत्रित किया जाता है। ये एंजाइमों की उपस्थिति में होने वाली क्रिया है जिसके अंदर क्या है कि ग्लूकोज के अणु को पाइरुवेट में बदला जाता है। इस क्रिया में चूंकि ग्लूकोज अणु का आंशिक अपहरण होता है अतः इसमें निहित ऊर्जा पाइरुवेट के बंधनों में ही क्या है संचित रहती है। यानी पाइरुवेट के अणु के अंदर ही क्या ऊर्जा इसके अंदर संग्रहित रहती है, लेकिन इसका विघटन तो होता है लेकिन ऊर्जा का निर्माण नहीं होता कोशिका द्रव्य में इसको। तो पाइरुवेट के आगे की क्रिया इसमें ऊर्जा के उत्सर्जन की जो प्रक्रिया होती है उसको 3 प्रकार हो सकते हैं। यदि ऑक्सीजन अगर पाइरुवेट को ऑक्सीजन और उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर क्या अपने कह सकते हैं कि पाइरुवेट का भविष्य क्या हो सकता है। तो ईस्ट कोशिकाओं में जो पाइरुवेट बनता है इन कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य में ही होता है और ये अगर मान लो इसको आगे ऑक्सीजन नहीं मिलती है पाइरुवेट को तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या है इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। यह क्रिया क्या कहलाती है? किण्वन की क्रिया कहलाती है और जो ईस्ट कोशिकाओं में क्या संपन्न होती है। ऑक्सीजन के अभाव में यह क्रिया हमारे मांसपेशियों में भी होती है। पाइरुवेट जो बनता है कोशिकाओं में अगर उसको ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती सही तरीके से तो पाइरुवेट क्या है लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और हमारी मांसपेशियों में क्या है अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल का क्या है संग्रह हो जाता है, जिससे क्या है मांसपेशियों में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हमने कई बार क्या बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में चलने और दौड़ने और खेलने से क्या है मांसपेशियों में दर्द होने लग जाता है। वो इसी कारण होता है कि वो ऑक्सीजन की अभाव के कारण जो पाइरुवेट होता है वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है और शरीर में दर्द उत्पन्न करता है।
ये स्थिति ऑक्सीजन की कम आपूर्ति के कारण होती है। तीसरा इसमें है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति मिल जाए इसको पायरुवेट को ऑक्सीजन की उपस्थिति मिल जाए तो उसका क्या है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाएगा और वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल में क्या है परिवर्तित हो जाएगा और साथ में क्या है, ऊर्जा का पूर्ण उत्सर्जन हो जाता है। तो इस क्रिया को अपने वायवीय शोषण कहते हैं, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या संपन्न होती है। तो वायवीय शोषण के प्रथम चरण के बाद जो पायरुवेट बनता है उसके पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में ये चला जाता है। यानी कि कोशिका में जब पायरुवेट बन जाता है तो वो पूर्ण ऑक्सीकरण के लिए उसका माइटोकॉन्ड्रिया में उसका प्रवेश होता है और वहाँ क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाए जाने वाले एंजाइम हैं उनकी उपस्थिति में इसका क्या है, पूर्ण ऑक्सीकरण किया जाता है और ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। इन 3 कार्बन वाले पायरुवेट अणु का विघटन होकर 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु, एक अणु से क्या है 3 कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और 2 अणु से क्या है 6 कार्बन डाइऑक्साइड अणु बनेंगे। इसके साथ ही जल तथा रासायनिक ऊर्जा भी क्या मुक्त होती है, जो एटीपी के अणु के रूप में संचित हो जाती है और एटीपी से जो ऊर्जा मिलती है वो अपनी कोशिकाओं के अंदर होने वाली विभिन्न जैविक क्रियाओं को क्या है, संचालित करती है। तो इस तरीके से अपने क्या कह सकते हैं कि ग्लूकोज के अणु का कोशिका द्रव्य में पायरुवेट का निर्माण करते हैं, जिसे अपने पढ़ चुके हैं कि ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहते हैं, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। अब पायरुवेट के 3 भविष्य हो सकते हैं। ईस्ट कोशिकाओं में इसका भविष्य ये है कि भविष्य है कि ये इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करती है। साथ में 2 कार्बन अणु इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बनते हैं और साथ में 2 एटीपी का निर्माण होता है। यानी कि पूर्ण रूप से इसका विघटन न होने से ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये ऊर्जा का बहुत कम उत्सर्जन करता है। इसी प्रकार पायरुवेट का मांसपेशियों में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसका भविष्य है कि ये पायरुवेट ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल का निर्माण कर लेता है, जो मांसपेशियों में संग्रहित होकर दर्द अनुभव करता है और साथ में इसमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु बनते हैं और 2 एटीपी का निर्माण होता है। ऊर्जा की मात्रा भी उसमें बहुत कम निकलती है क्योंकि इसका ग्लूकोज के अणु का पूर्ण अपघटन या विघटन नहीं होता। तीसरा इसका भविष्य है कि यदि पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाता है और वहाँ उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसका पूर्ण रूप से क्या है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड में इसका विघटन हो जाता है और साथ में पूर्ण रूप से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। इसलिए पूर्ण ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है और पूर्ण ऊर्जा का उत्सर्जन किया जाता है। वही ऊर्जा क्या है, कोशिकाओं की विभिन्न जैविक क्रियाओं को करने में काम आती है। अब ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर इसको शोषण को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक है वायवीय शोषण, दूसरा है अवायवीय शोषण। वायवीय शोषण वो है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसमें क्या है पूर्ण रूप से क्या है ग्लूकोज का क्या है विघटन हो जाता है और उससे ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। जबकि अवायवीय शोषण में क्या है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जिससे कोई मध्यवर्ती उत्पाद बनता है। पूर्ण ऑक्सीकरण या पूर्ण इसका विघटन नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु में इसका विघटन नहीं होता और इससे क्या है कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली क्रिया है, तो इसका कोई मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जल के अपने ग्लूकोज के अणु से। दूसरा है वायवीय शोषण, भोजन के ग्लूकोज का पूर्ण विघटन नहीं होता। अवायवीय शोषण में भोजन के ग्लूकोज अणु का क्या है अपूर्ण या पूर्ण विघटन नहीं होता, जबकि वायवीय शोषण में क्या है इसका पूर्ण विघटन होता है। चौथा है कि वायवीय शोषण में भोजन ग्लूकोज का विघटन कार्बन डाइऑक्साइड और जल में होता है। यानी जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करेगा, जबकि अवायवीय शोषण में ग्लूकोज अणु जब टूटेगा
तो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा ये इष्ट कोशिकाओं में, जबकि मांसपेशियों में ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। मांसपेशियों में ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण करेगा। जो वायवीय श्वसन क्रिया होती है वो उच्च जीवधारियों में पाई जाने वाली क्रिया है, जैसे अधिकतर पौधों और जंतुओं में या उच्च स्तर के जो जीव होते हैं उनके अंदर ये वायवीय श्वसन क्रिया होती है, जबकि जो अवायवीय श्वसन क्रिया होती है वो निम्न स्तर के जीवधारियों में होती है, जैसे ईस्ट है, फीताकृमि है या जीवाणु कोशिकाएं हैं, उनके अंदर ये क्रिया अवायवीय श्वसन होता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही अपना जीवन यापन करते हैं और अपने शरीर की आवश्यकता के अनुसार क्या है ऊर्जा का उत्सर्जन कर सकते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या है ये ऑक्सीजन के बगैर ही अपने शरीर की आवश्यकता के आधार पर ऊर्जा का उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जीवों को जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं उन्हें अवायवीय श्वसन कहते हैं, और जो जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में करते हैं उन्हें वायवीय श्वसन कहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।